ओके, तो आज से मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। राधिका मैम तो आपकी क्लास लेती हैं, साथ में मेरी भी क्लास आपके साथ अब रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने बताइए मुझे कौन कौन से चैप्टर अभी तक पढ़ रखे हैं। सब लोग एक बार कंफर्म करो बेटा, सब लोग एक बार बता दो आप लोगों ने कौन कौन से अभी चैप्टर पढ़े हैं अभी तक। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ लिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी भी पार्टिसिपेंट जुड़ना है, चलिए तो अच्छा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मुझे जरा आप लोग एक बार बताओ कि आप लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट पहले भी पढ़ रखा है कि नहीं, 11th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है एस ब्लॉक एलिमेंट। सर पढ़ा है। यस सर। पढ़ा है ना। यस सर। यस सर। एक सेकंड बेटा रुकना जरा। चलिए थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, चल क्यों नहीं। चलिए तो देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, बताएगा कोई। या फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट को पी ब्लॉक का एलिमेंट ही क्यों बोला जाता है, कोई बताएगा मुझे। सर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो पी सब शेल में होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है पी सब शेल में होता है, इसलिए हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेम हम लोग क्या करते हैं कि एस ब्लॉक का एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट भी हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम देख लें, ठीक है, Na, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1। तो इस सेल की बात हो रही है, यही तो लास्ट सेल है, बताओ। यस यस है ना, सर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम लोगों का एस ऑर्बिटल में आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एलिमेंट कहाँ का है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल बोरॉन उठाते हैं, ठीक है, तो अगर बोरॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि p ऑर्बिटल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ बोरॉन जो है वो आपका p ऑर्बिटल का एलिमेंट है और सोडियम आपका कहाँ का है, s ब्लॉक का एलिमेंट है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी d ब्लॉक का एलिमेंट उठाते हो तो उसका लास्ट जो आपका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा किसमें आएगा, d ऑर्बिटल में आएगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वो d ऑर्बिटल का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने s ब्लॉक में दो ब्लॉक पढ़ रखे हैं, दो ग्रुप पढ़ रखे हैं, सॉरी एस ब्लॉक तो आपने पूरे पढ़ रखा होगा, आपने पी जो पी ब्लॉक है आपका उसमें आपने क्या क्या पढ़ रखा है, एक तो आपने पढ़ रखा होगा ग्रुप नंबर 13 और एक आपने पढ़ रखा होगा ग्रुप नंबर 14। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ। यस सर। है ना, यस क्योंकि आपका पी ब्लॉक 11th में भी है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने पी ब्लॉक पहले पढ़ रखा है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सीधे सीधे ग्रुप नंबर 15 से, ठीक है। तो एक बार जरा जनरल क्लासिफिकेशन आपको दे देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। तो देखो आपको पूरी पीरियड टेबल दिख रही है क्या इधर की साइड में, यहाँ पे। यस सर। यस सर। अच्छा दिख रही है, यहाँ पे ये इनर्ट गैसेस दिख रहे हैं आपको, शो हो रहा है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इसे इधर कर देते हैं एक सेकंड। चलिए ठीक है, तो देखिए तो हम लोगों को बात करना है इन ये वाले जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं पी ब्लॉक के, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि एलिमेंट जो आपके हम लोगों की पेरियोडिक टेबल है उसमें जो राइट साइड के एलिमेंट्स हैं हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, एंड हम लोग इन्हें पी ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आपने ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 जो है वो पहले ही पढ़ रखा है 11th में, ठीक है। तो इसका मतलब आपको छोटी छोटी बातें इनकी आती हैं, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस ना करते हुए हम लोग सीधे चैप्टर चालू करेंगे अपना ग्रुप नंबर 15 से। बट उसके बाद फिर भी आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन मैं दे देता हूँ, ठीक है। हम लोगों को पता है कि ये जो है ये कौन सा ग्रुप है बताओ, ये है ग्रुप नंबर 13, ये है अपने पास ग्रुप नंबर 14 सॉरी, ये 15 हो गया, ये अपने पास 16 एंड देन 17, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप नंबर 18। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ बेटा, 13 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, बताएगा कोई बताएगा। सर 1s2 2s2 2p1 NH2 एंड NP1, NH2 NP1, ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका, सर दिवेश। NH2 NP1। ऐसे 14 ग्रुप का जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो कितना होता है NH2 एंड NP2। इसका कितना हो जाएगा NH2 NH2 NP3, NP3 और इसका हो जाएगा NH2 NP
4 इसका हो जाएगा NH2 एंड NP5, 5 ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा NH2 NP6, ठीक है। आप लोग बेटा अपना माइक बंद कर लेना, ठीक है, जब मैं बोलूं तो आप लोग बताना, ठीक है, नहीं तो थोड़ा शोर आता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब आपको इतना पता चल गया कि जो 13 ग्रुप का एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1। यहाँ पे N क्या है, कोई बताएगा N क्या है? यहाँ पे N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि नंबर ऑफ शेल, या फिर हम लोग जैसे पीरियड बोलते हैं ना, पीरियड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेल, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही बेटा। क्या नाम है आपका? सर तन्वी। तन्वी। चलिए देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप नंबर 13 है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? गिनो जरा। 2 और 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3। यानी कि जो आपका 13 ग्रुप है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? +3। ये कितने करेंगे? 2 और 1 कितना हो गया? ये सॉरी 2 होगा, यहाँ पे ये 2 होगा, ठीक है। 2 और 2 कितना हो गया? 4। यानी कि 14 ग्रुप के एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो कितनी होती है? +4। 15 ग्रुप के कौन से शो करते हैं बताओ जल्दी से? +5 एंड -3, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? +6 एंड -2, देन आ जाएगा +7 एंड -1, और इनर्ट गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है 0। ये बात सबको पता है कि नहीं? जल्दी बता दो, सबको पता है ये बात? Yes, sir. अब आप लोगों ने 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ग्रुप नंबर 13 से लेके और ग्रुप नंबर 15 तक एक इफेक्ट वर्क करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको पता है कि नहीं पता है? यस सर। Yes, sir. इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई बताना चाहेगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? कोई बताएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? कोई बताएगा? Yes, sir. The reluctance of S It is the reluctance of S electrons to take part in the bonding. Bonding as compared to the balanced p electron due to their great penetration in the nucleus. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या नाम है बेटा आपका? सर नंदिनी। कई सारे बच्चों ने बताया, ठीक है। देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को, या फिर जो भी हमारे पास एलिमेंट है उन्हें हम लोग ग्रुप में स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब क्या होती है? सिमिलर होती हैं। बट हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोग जब ग्रुप नंबर 13 में हम लोगों ने देखा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +3। ये देखो कितनी है? +3। तो हम लोगों ने देखा कि बोरॉन जो था वो क्या करता था? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था। एल्युमिनियम कितनी करता था? +3 करता था। गैलियम भी +3 करता था। बट जैसे हम लोग इंडियम और थैलियम पे गए तो हमें देखने को मिला कि इंडियम और थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +1+1। यही तो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, यही है कि नहीं है? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. है ना, है ना। अब जरा देखो, अब अगर हम इसे आपको और अच्छे से समझाएं, फॉर एग्जांपल मान लो हम एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, ठीक है। तो अगर एल्युमिनियम क्या करे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहे तो कैसे करेगा? देखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। 3s 2 एंड 3p1। बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एल्युमिनियम का। अब अगर Yes, अपना sir. ऑक्टेट ये कंप्लीट करना चाहेगा तो ये क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये क्या करेगा? इन्हें निकाल देगा और कन्वर्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एल्युमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा Al3+ में। बताओ, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? एल्युमिनियम क्या Yes, sir. कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्युमिनियम 3+ में, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, ठीक है। तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब 13 ग्रुप में बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं, उन सबको भी यही करना चाहिए था कि नहीं? देखो, बोरॉन भी +3 इलेक्ट्रॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एल्युमिनियम भी करता है, गैलियम भी करता है, इंडियम भी करता है एंड थैलियम भी करता है। लेकिन हम लोगों को पता था कि जैसे ही हम लोग इंडियम से थैलियम की तरफ गए तो यहाँ पे तो एल्युमिनियम और बोरॉन 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे। देखो, बोरॉन ने भी क्या करा? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। एल्युमिनियम ने भी क्या करा? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इनफैक्ट गैलियम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, लेकिन इंडियम और थैलियम ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए। इसका रीजन कोई बताएगा मुझे? किसी को पता है कि आपने 11th में पढ़ रखा? बता दो। जो एस बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉन जो एस में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेने से मतलब एक तरह से रिलक्टेंस हो जाती है उनकी, जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी समझाया जा सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जैसे 3s2 के हैं, जो ऐसे जैसे एल्यूमिनियम के केस में ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करते, जिसकी वजह से 3p1 के सिर्फ लास्ट ही इलेक्ट्रॉन पार्ट कर पाता है केमिकल बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपका। क्या नाम है आपका? सतन्वी।
तन्वी देखो आपको हम इसे थोड़ी और इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमें मतलब मुझे ही आप लोगों की आवाज कटी पिटी सुनाई दे रही है या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, या मुझे मेरी आवाज भी कट पिट के आ रही है? तो क्लियर है। क्लियर आ रही है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। चलिए तो देखो अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस बात को समझते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग एल्युमिनियम की बात करते हैं, ठीक है, या बोरॉन, फॉर एग्जांपल बोरॉन लेते हैं, तो बोरॉन का जो न्यूक्लियस होता है, देखो पहले तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर लिखो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, यानी कि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देख के बताओ जरा? 3। इसका मतलब इसमें कितनी शेल है? पहली बात तो देखो शेल कितनी, एक शेल ये और एक शेल ये, एक शेल ये हो गई, एक शेल ये हो गई, यानी कि 2 शेल है। यानी कि बोरॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ कितनी शेल होंगी? 2। और पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बड़े, या इसमें इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और दूसरे में कितने? 1 2 एंड 3। 3 कैसे? देखो 2 ये और 1 ये, 3। बोले इतनी बात क्लियर है? सबको ये बात पता है? यस सर। तो बोरॉन क्या करता है? बोरॉन क्या करता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए, बोरॉन जब जाएगा किसमें? +3, बोरॉन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में से जाना होगा तो ये क्या करेगा? इन तीनों इलेक्ट्रॉन को, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इन्हें क्या करेगा? निकाल देगा इजिली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इन्हें क्या करेगा? निकाल देगा। हाँ वो बात अलग है, इन्हें निकालने के लिए इससे क्या होगा? एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकालेगा तो सेकंड, एंड ऐसे ऐसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यहां तक तो बात समझ में आई? बोरॉन को ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई भी समस्या नहीं आ रही, कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही आप इंडियम की बात करते हो, ठीक है, अब देखना जरा इंडियम, तो आपको पता है, जरा आप इंडियम से थैलियम की तरफ आओ। देखो इंडियम का एटॉमिक नंबर देखो कितना लिखा हुआ है? 49, और थैलियम का एटॉमिक नंबर कितना लिखा हुआ है? 81। सबको दिख रहा है? सबको ये बात क्लियर है? यस सर। तो होता क्या है, जब आप इंडियम से थैलियम की तरफ आते हो, तो इंडियम से थैलियम की तरफ कैसे आओगे? आगे तो बढ़ोगे, 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 54, देन उसके बाद देखो इधर आ जाओगे, फिर 55, 56, एंड उसके बाद क्या होगा? यहां से देखो, यहां से 14 जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां के थे? एफ ब्लॉक के थे, उन्हें उठा के कहां रख दिया गया? नीचे रख दिया, लेंथनम सीरीज एंड एक्टिनम सीरीज। तो होता क्या एक्चुअल में कि जब आप इंडियम से थैलियम की तरफ आते हो, तो इंडियम से थैलियम के बीच में आने की तरफ क्या होता है? इनके बीच में 14f ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। उस वजह से देखो होता क्या है, उस वजह से हुआ ये कि जो इंडियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, इंडियम का न्यूक्लियस, तो पहली शेल कौन सी होगी? देखो पहली शेल ये रही, दूसरी शेल रही ये, ठीक है। तो इनके बीच में होता क्या है? एफ जो ऑर्बिटल है वो भी आ जाता है, ठीक है, यानी कि एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में एफ ऑर्बिटल भी आ जाता है। और आपको पता होगा कि सबसे पुअर शील्डिंग अगर कोई प्रोवाइड कराता है वो एफ ऑर्बिटल ही कराता है। देखो होता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है एस में, 1 इलेक्ट्रॉन पी में। देखो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एस में, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पी। इंडियम में भी यही रहेगा, इंडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? NH2 NP NP1, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यही तो होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि एस में Yes, 2 sir. इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। बट हुआ क्या कि जब हम इंडियम से थैलियम की तरफ गए तो इनके बीच में 14f ऑर्बिटल, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे वो आ गए। उस वजह से क्या हुआ कि एफ ऑर्बिटल जो है वो एस और पी के बीच में आया। इससे हुआ क्या कि एफ ऑर्बिटल ने पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराना चालू करा। पुअर शील्डिंग का मतलब समझते हो? पुअर शील्डिंग का मतलब क्या हुआ? जरा यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे देखो, हम कह रहे हैं कि मान लो एक ए है और एक बी है। ए के पास 3 सैनिक है, ठीक है, एक सैनिक मान लो ये है, एक सैनिक ये है और एक सैनिक है ये। बी के पास भी तीनों सैनिक है, लेकिन बी के तीनों सैनिक देखो कैसे खड़े हुए हैं, 1 2 और 3। अब जरा एक चीज समझो, जो ए है, ए के जो सैनिक है, मान लो ए कोई बहुत बड़ा महाराजा है कहीं का, ठीक है, और बी भी जो है वो कहीं का राजा या रानी, जिसे जो मानना मान लो, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमारे पास 3 सिपाही थे, तो हमने क्या करा, एक ही प्रोटेक्शन देखो हमने कैसे की है, हमने एक सिपाही को यहाँ खड़ा किया, एक सिपाही को यहाँ पे और एक सिपाही को यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर इस पे कोई अटैक करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से कर पाएगा, ठीक है। अब अगर एक तरफ से अटैक करेगा तो राजा खुद भी तो थोड़ा बहुत लड़ लेगा कि नहीं लड़ लेगा? एक तरफ से वो क्या करेगा, खुद भी अपने आप को डिफेंड कर लेगा। लेकिन जरा बी वाले को देखना, ठीक है, बी वाले को देखो, बी ने क्या करा, बी ने तीनों सिपाही अपने एक ही डायरेक्शन में खड़े कर लिए, यानी कि बी पे कोई इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। तो अगर हम कहें कि पुअर शील्डिंग किसकी है तो बता दो, ए की पुअर शील्डिंग है कि बी की पुअर शील्डिंग है? जल्दी बता दो। सभी। सभी की। है ना, इतनी बात सबको क्लियर है ना कि यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो बी है इसकी शील्डिंग पुअर है। उसकी शील्डिंग कैसी पुअर है? क्यों? क्योंकि इसने तीनों जो सिपाही हैं इसे एक ही डायरेक्शन में खड़ा रखा है। मतलब अगर इस पे कोई अटैक करेगा तो 3 डायरेक्शन से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर ये उनसे फाइट करेगा भी तो एक ही डायरेक्शन में तो कर सकता है। मान लो ये क्या करेगा, इस वाले से फाइट कर लेगा, ये दोनों क्या करेंगे, इसे मार देंगे। ऐसे ही जो एफ ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की पुअर शील्डिंग करता है। पुअर शील्डिंग मतलब ये अच्छा शील्डिंग ग्रुप नहीं है। इस वजह से होता क्या है, अब जरा समझना, मान लो
कि ये जो न्यूक्लियस है वो कोई रानी है, या फिर मान लो ये न्यूक्लियस जो है वो राजा है, और इसके 3 सिपाही कैसे खड़े हैं, एक सिपाही यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक सिपाही यहाँ पे खड़ा है, एक सिपाही यहाँ पे खड़ा हुआ है, और जो एफ के पास है, एफ के पास मान लो सिपाही तो बहुत है, बहुत सारे सिपाही हैं छोटे छोटे, लेकिन वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही कमजोर सिपाही हैं। इसका मतलब क्या पुअर शील्डिंग दे रहा है ना। तो राजा को, ये जो न्यूक्लियस है राजा, इसे बहुत अच्छे से पता है कि एफ तो हमारे किसी काम का है नहीं, ठीक है। तो जैसे ही पी वाला ऑर्बिटल गया, सीधे मेरे ऊपर आक्रमण होगा और हमें जो है मार गिराया जाएगा। इसलिए ये जो न्यूक्लियस है राजा, ये क्या करेगा, ये जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत, मतलब अपनी तरफ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से लगा देगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा कि भैया ऐसा है कि ये वाला तो देखो मर ही जाएगा क्योंकि अकेला है वो, और ये मेरा कुछ हमें बचा नहीं पाएंगे, जो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ये हमें बचा नहीं पाएंगे। तो ये क्या कहेगा, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से कहेगा कि भैया तुम हमारी प्रोटेक्शन करो। इसलिए ये क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। तो देखो एल्युमिनियम में जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे थे, वहीं इंडियम में और गैलियम में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पे पुअर शील्डिंग हो जाती है किसकी, एफ ऑर्बिटल की। इस वजह से होता क्या है कि इंडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इंडियम किस में कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ इंडियम +1 में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। Yes, sir. तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम लोग जब सेम ग्रुप में, ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 में हम लोग जब सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए। अगर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, और इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। बट एक्चुअल में देखा क्या गया कि हम लोग जब टॉप टू बॉटम आए तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इनकी तो ++3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, बट इंडियम और थैलियम की कितनी थी, +1+1। और रीजन इसका क्या है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ F orbital. बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बता दो। Yes, sir. Yes, तो, sir. तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम ++3 करते हो, इंडियम और थैलियम +1+1 क्यों करते हैं, ये बात क्लियर है कि नहीं है। Yes, sir. ठीक है, अब इसे हम जरा इरेज करते हैं यहाँ से, ठीक है। बस 1 मिनट देना मुझे, मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है, थोड़ा, ताकि अपने पास थोड़ी जगह हो जाए। कोई ऐसा बच्चा है जिसे समझ में नहीं आया, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बेझिझक बेटा आप बोल दो, मैं आपको फिर से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो। वैसे तो आपका ये 11th का टॉपिक है, बट क्योंकि मैं आपको सीधे चैप्टर में नहीं एंटर करवाना चाहता ना, क्योंकि सीधे हम आपको 15 ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ाने लगे, ठीक है। तो आपको एक बार जो है ओवरव्यू दे रहे हैं, हल्का हल्का समझा देते हैं। चलो अच्छा बताओ बेटा, टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, जल्दी बता दो सब लोग। टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज की डिक्रीज, Increase. क्या होता है बेटा, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की बेटा। Sir, increase. इंक्रीज होता है, चलो ठीक है। हम अभी आपसे एक ऑर्डर पूछते हैं और देखते हैं कौन वो सही ऑर्डर बताता है, ठीक है। Yes, sir. बस मैं एक मिनट दो, मैं जरा इसे एरेज कर दूं, ठीक है, क्योंकि अपने पास जगह इतनी ही है, ठीक है। चलो ये erase हो गया। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि बोरॉन, एक सेकंड रुकना है, हाँ, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। आपने अभी बोला कि टॉप टू बॉटम आने पर, आपने बोला कि टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर, टॉप टू बॉटम आने पर जो रेडियस होती है वो इंक्रीज होती है। बोलो, सबने यही बोला कि नहीं बोला। Yes, sir. Yes, sir. बेटा मैं हम बेटा जिसका नाम लेके बोलेंगे वो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा कि ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। जिससे हम पूछें वो बताओ। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बोल बहुत कम लोग रहे हैं, चलो अभी पता चल जाएगा। चलो जिससे हम पूछेंगे बताएगा ऑर्डर, ठीक है। निशांत भारद्वाज, बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी। यस सर। ठीक है बेटा, तो आप इसका ऑर्डर बताओ मुझे, रेडियस का ऑर्डर बताओ, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या ऑर्डर होगा। सर सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, ऑर्डर बता दो। क्या मैं ऐसे लिख दूं, क्या मैं ये लिख दूं, बोलो क्या मैं ये लिख दूं, क्या ये सही है। क्या टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस बढ़ रही है, देख के बताओ मुझे। पलक बेटा आपको दिख रहा है, Yes, sir. तो बताओ बेटा ये ऑर्डर सही है कि नहीं है, देख के बताओ ऑर्डर सही है ये। टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। Yes, sir. ठीक है, अभिनव ठाकुर आवाज आ रही बेटा। यस सर। बताओ बेटा ऑर्डर सही लिखा है। यस सर। ठीक है, अनन्या, अमिशा बताओ, सब लोग बताओ। अच्छा
एक एक करके नाम नहीं ले पाएंगे, जल्दी बताओ, सब लोग बताओ। ऑर्डर सही लिखा है क्या? यस सर। तो इसका मतलब अगर आप यस सर। चलो बेटा, सर नहीं है सही। No, नहीं है sir. सही, तो सही ऑर्डर, No, सही sir. ऑर्डर बता दो, सही ऑर्डर बता दो, फिर क्या होगा सही ऑर्डर? Sir, boron. सर बोरोन टू बोरोन टू एल्यूमिनियम इंक्रीज करेगा, एल्यूमिनियम टू गैलियम फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, देखो बिल्कुल सही बात है। देखो जिन भी बच्चों ने बोला कि ये ऑर्डर सही है, इसका मतलब आपने 11th में ये चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ऑर्डर क्या सही है? देखो अगर आप बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम, अगर आप इनकी बात करो तो एल्युमिनियम का साइज क्या होगा? बोरॉन से बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या गैलियम का साइज जो है वो एल्युमिनियम से बड़ा होगा या एल्युमिनियम बड़ा होगा? जल्दी बता दो। Sir, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बड़ा होगा। रीजन बताओ, रीजन बता दो बेटा, क्या रीजन होगा? जिसने आंसर बताया रीजन बता दो बेटा। जेड डिफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बिकॉज ऑफ व्हाट? जेड इफेक्टिव किसकी वजह से? सर सर नंबर ऑफ सेल्स नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके उसकी वजह से न्यूक्लियस आज नहीं देखो, नंबर ऑफ बढ़ेगी। सेल बेटा बढ़ेंगे। एक चीज देखो, अच्छा अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये कोई न्यूक्लियस है और इसमें एक और दो सेल हैं, ठीक है, और मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, इसमें एक, दो और तीन सेल है, तो देखने में आपको पता चल गया ना कि ये छोटा एटम है, ये बड़ा एटम है। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो एटम का साइज बढ़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एल्युमिनियम गैलियम से बड़ा है तो उसका रीजन क्या है? बताएगा कोई? क्या रीजन है, किसी को पता है? सर ओवर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल। पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एल्युमिनियम में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। नहीं नहीं, देखो पुअर शील्डिंग, हाँ वाला, हाँ जिसने पुअर शील्डिंग बोला वो सही है, क्योंकि डी कॉन्ट्रैक्शन होता है, डी इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है कि देखो आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो एक्चुअल में, ठीक है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे दैट मीन आप पोटेशियम से किसकी तरफ गए? कैल्शियम की तरफ, तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही अब होगा क्या कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में जाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन से पार होना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब जो शेल होगी उसमें डी ऑर्बिटल भी आ चुका होगा, और डी ऑर्बिटल आएगा तो डी इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, और अगर डी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डी कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी बता दो। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर याद कर लो। ऑर्डर क्या होगा कि बोरॉन का जो साइज है वो एल्यूमिनियम से छोटा होगा, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होगा, और इंडियम का बताओ बड़ा होगा कि छोटा होगा? इंडियम जो है वो गैलियम से बड़ा होगा कि नहीं? सर बड़ा होगा। Yes, sir. बिल्कुल sir. बड़ा होगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि इंडियम और थैलियम का साइज में डिफरेंस तो होता है, लेकिन बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो है वो एटॉमिक साइज का बिल्कुल सही ऑर्डर है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई एटॉमिक साइज की। और बताओ आपको क्या क्या आपने पढ़ा है? देखो और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाँ, जो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो ग्रुप नंबर 13 में लगता है, 14 में लगता है एंड 15 में लगता है। सिर्फ यहीं तक ये इफेक्ट जो है वर्क करता है। तो आपने ये वाला ग्रुप पूरा पढ़ लिया, ये वाला ग्रुप पूरा पढ़ लिया, तो इसे हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15 से। तो कॉपी निकालो सब लोग अपनी जल्दी से। ठीक है, और सर निकाल लिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब सीधे हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. पेरियोडिक टेबल तो आपके पास, सबके पास होगी। ठीक है, हम लोग सीधे जो है चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 15, हेडिंग डाल लो जल्दी से, ग्रुप नंबर 15, Done, या फिर sir. उसके आगे लिख लो नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, जल्दी से लिखो सब लोग। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, जल्दी से लिखो। Done, sir. Done, sir. चलिए बस मुझे एक मिनट दीजिए। हाँ, तो आ जाओ ग्रुप नंबर 15 पे। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग पेन कॉपी और अपना पानी वगैरह सब लेके बैठ जाओ। अब हम लोग का मेन चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, नोन एज ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि आपने 13 और 14 जो है वो 11th में ही पढ़ लिया है। अब एक चीज समझो, हम ये मान के चलेंगे कि आपने 11th में 13 और 14 पढ़ रखा है, और अगर आपने 11 में 13 14 पढ़ रखा है, इसका मतलब ये भी है कि आपने एस ब्लॉक पढ़ रखा है। कहने का मतलब आपने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट पढ़ रखी है। ठीक है, बट अगर फिर भी कहीं पे आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अब देखो, जो आपके ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट है उन्हें बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा, नाइट्रोजन फैमिली चल क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड रुकना जरा। पेन नहीं वर्क कर रहा है।
एक मिनट रुकिए बेटा। आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. ठीक है ठीक है। थोड़ा सा बेटा पेन में प्रॉब्लम आ रही थी, पेन नहीं चल रहा था, ठीक है, बट ठीक है, अभी अभी सब ठीक है। चलिए चलो ठीक है, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दरअसल ये नया पैड है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो देखो, ग्रुप नंबर 15 का कोई दूसरा नाम बताएगा? ग्रुप नंबर 15 को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा? ग्रुप नंबर 15 को Trojan family. नाइट्रोजन फैमिली। और बताओ, नाइट्रोजन फैमिली के अलावा और बताओ, और किस नाम से हम लोग जानते हैं ग्रुप नंबर 15 को? Nitrogen. बताओ बताओ बेटा, बताओ क्या बता रहे हो आप? सर ओर्स Nicogen. पिनकोजेंस। ठीक है, किसी ने बोला पिनकोजेंस। देखो, एक बच्चा बोला पिनकोजेंस बोलते हैं। कितने लोगों को ये नाम पता था? जल्दी बताओ, कितने लोगों को ये नाम पता था? Yes, पता था? No, sir. पता था? क्या मतलब होता है पिनकोजेंस? बताएगा कोई? पिनकोजेंस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? No, सर sir. ओर्स में भी नहीं बेटा नहीं, पिनकोजेंस का मतलब होता है सफोकेशन। ठीक है, सफोकेटिंग। लिख लो यहाँ पे, पिनकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग। लिख लो, जल्दी से लिखो सब लोग। पिनकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग। ठीक है, तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे सफोकेशन होती है। ठीक है, तो पिनकोजेंस का मतलब होता है सफोकेटिंग। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से कि इनका जो दूसरा नाम है वो है पिनकोजेंस, और पिनकोजेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सफोकेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस Yes, sir. चलिए अब देखिए, तो ग्रुप नंबर 15 के आपको मेटल पता है कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? सॉरी मेटल नहीं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है नाइट्रोजन, फिर होता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कैसे याद करा आप लोगों ने? क्या इसकी ट्रिक बनाई है? बताओ जल्दी से बताओ, ट्रिक बताओ कैसे याद करा है? Sir, ठीक है, हाँ, तो इसे याद करने की कई सारी ट्रिक हैं। एक तो मैंने जैसे याद करा, मैं आपको बताता हूँ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, या फिर सब भिखारी, जैसे जो जिसे बोलना है बोलो। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ठीक है, ट्रिक है, देखो आपको बताएं, इतने सारे एलिमेंट है तो आप इतने सारे एलिमेंट को लाइन से नहीं याद कर सकते, है ना? तो आप ट्रिक बना बना के याद करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार या सब भिखारी, जो भी बोलना है बोलो। अच्छा देखो, अब इनमें से कुछ एलिमेंट जो है वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखो, जो N2 होता है वो गैस फॉर्म में पाया जाता है, ये सबको पता है कि N2 है। N2 क्या होता है? नाइट्रोजन इज अ गैस। लेकिन जो फास्फोरस है और आर्सेनिक है और जो एंटीमनी है, ये आपके पाए जाते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और एक और चीज, N2 जो है वो एक डायटोमिक गैस है। डायटोमिक का मतलब कितने मॉलिक्यूल होंगे नाइट्रोजन के? 2। ठीक है, 2. 2 है ना। और जो फास्फोरस होता है वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऐसे ही आर्सेनिक जो है वो भी एक टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और जो एंटीमनी है वो भी आपका एक टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है। किसी को पता है P4 की स्ट्रक्चर क्या होती है? P4 की स्ट्रक्चर ये बनी हुई, देखो ये वाली बनी हुई है ना, साइड में बनी हुई है P4 की स्ट्रक्चर। ये देखो, P4 की एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, P P P P, और इनके बीच में कितने बॉन्ड है? PP बॉन्ड होते हैं। जरा यहाँ पे PP बॉन्ड काउंट करके बताओ कितने होंगे? PP बॉन्ड काउंट करो कितने होंगे, जल्दी से आंसर बताओ। नंबर ऑफ PP बॉन्ड इन P4, आपका आया हुआ क्वेश्चन है, PP बॉन्ड पूछे गए हैं फास्फोरस मॉलिक्यूल में। आप लोगों की आवाज बेटा बहुत ज्यादा कट रही है, मेरी तरफ से नेटवर्क इशू है, आप लोगों की तरफ से? Sir, 6. 6 बिल्कुल सही है ना? नंबर ऑफ PP बॉन्ड कितने? 6। ठीक है, तो पहले तो इसे अभी रुक जाओ, स्टार्टिंग से देखते हैं।
तो देखो मैंने आपको बताया ना, कुछ एलिमेंट हैं जो डायटोमिक फॉर्म में होंगे, कुछ एलिमेंट हैं जो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल में होंगे। तो ध्यान आपको रखना ये है कि नाइट्रोजन फैमिली का सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डायटोमिक होता है, ठीक है। और ये भी क्या है, गैस है। बाकी का जो बचे हुए जितने भी एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। अच्छा एक और बात, नाइट्रोजन जो है वो पुअर लुईस बेस है। पुअर लुईस बेस, लुईस बेस क्या होते हैं पहले तो ये बता दो बेटा, किसे पता है कि लुईस बेस क्या होते हैं? सर जिनके पास लोन पेयर होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप बताओ नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में कौन सा गुड बेस होगा, कौन सा जो है मतलब अच्छा बेस कौन सा होगा इनमें से? गुड बेस कौन सा होगा और पुअर बेस कौन सा होगा? सर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पुअर बेस होगा। ठीक है, बच्चे बता रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो पुअर बेस होगा। अच्छा पहले आप एक चीज समझो, नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन। Chlorine. फ्लोरीन की ना, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इन इलेक्ट्रॉन को कैसे डोनेट कर सकता है? लुईस बेस वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, ठीक है। लुईस बेसेस आर दोस व्हिच कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो लुईस बेस वो होंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो फ्लोरीन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ के रखेगा, डोनेट नहीं करेगा, बिल्कुल भी डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो अगर आप नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में आप बात करोगे तो नाइट्रोजन जो है वो गुड बेस होगा। लेकिन हम बात कहां कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली की। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो आपका N2 है वो एक पुअर बेस की तरह वर्क करता है। बात समझ में आई कि नहीं है, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, क्या चक्कर है? ये बताओ मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? यस Yes, सर। sir. यार आवाज आप लोगों की नहीं आ रही, क्या चक्कर है? एक सेकंड देखना तो मुझे, मेरा नेटवर्क तो सही आ रहा है मतलब। तो हो सकता है आप लोगों की तरफ कोई इशू होगा। अभी तक एक भी बच्चे की बिल्कुल सही से आवाज मुझे नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं। तो देखो, तो बात समझ में आ गई कि अगर हम बात अदर एलिमेंट से करेंगे तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से चेक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा थी, फ्लोरीन की। तो जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बताओ? सर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। है ना, कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कौन खींच सकता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आपको पता है कि फ्लोरीन जो है पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब अब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। वेयर एज नाइट्रोजन इसके कंपेयर में क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो अगर हम नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नाइट्रोजन है वो एक गुड बेस होगा। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है नाइट्रोजन फैमिली में। तो नाइट्रोजन फैमिली में आपको पता है कि टॉप टू बॉटम, नाइट्रोजन फैमिली में क्या, किसी भी फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पे बताओ बेसिसिटी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है सर। जल्दी बताओ, टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिसिटी जो होती है बेटा, बताओ जल्दी बताओ, बेसिसिटी जो है इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज। बेसिसिटी बढ़ती है कि घटती है? सर डिक्रीज। इंक्रीज सर। बेसिस मतलब आप ये कह रहे हो कि ये वाले जो होंगे ये एसिड होंगे और बाकी ये मतलब डिक्रीज होगी। डिक्रीज कौन बोल रहा है, बता दो। सर आप बोल रहे हो बेसिसिटी यस सर। डिक्रीज होती टॉप टू बॉटम, बताइए। यस सर। देखो बेसिसिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज नहीं होती है, बेसिसिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज। एसिडिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज। तभी तो ये वाला जो बीच वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ठीक है। जैसे बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम में एल्युमिनियम कैसा है, एम्फोटेरिक एलिमेंट है, ठीक है। चलो फिलहाल तो आप ये देखो कि N2 जो है वो अपने पूरे पीरियड में क्या, अपने पूरे ग्रुप में क्या है, एक पुअर लुईस बेस है। दूसरी बात, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पाया गया N2 का, नाइट्रोजन का, वो कौन सा, RuNH3 का होल 5 N2, ठीक है, 2 पॉजिटिव। इसका कोई नाम बता सकता है क्या? आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन, अभी आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा इसका मतलब, ठीक है। देखो RuNH3 होल 5 N2, इसका कोई नाम बता सकता है? किसी को इसका नाम पता है? इसका नाम है पेंटाएमाइन नाइट्रोजन रुथेनियम 2+, ठीक है। देखो इसे कैसे लिखते हैं, आप वैसे तो अभी चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। पेंटाएमाइन रुथेनियम और इसकी जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं,
ठीक है, तो ये IUPAC नेम इसका है। जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, फिलहाल तो अभी आपको बस ये नोट करना है और याद रखना है, जितना मैं बताऊं उतना याद, बाकी आपको समझते जाना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का अगर आपसे पहला कंपाउंड पूछा जाए, पहला कॉम्प्लेक्स पूछा जाए, कौन सा पहला कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन का था, तो ये जो है ये नाइट्रोजन का पहला कॉम्प्लेक्स था। अब एक चीज देखो, नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि N4 की फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में तो प्रेजेंट होता है, बट वो N4 की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। ये वाली फॉर्म नाइट्रोजन की एग्जिस्ट नहीं करती है। वेयर एज सेम ग्रुप में होने की वजह, सेम ग्रुप में तो है, देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक क्या सेम ग्रुप में है, तो सेम ग्रुप में होने के बाद भी फास्फोरस जो है वो P2 की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, फास्फोरस मिलता है हम लोग को P4 की फॉर्म में, और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका कोई रीजन बता सकता है बेटा? कोई Sir, इसका मुझे due to the रीजन बता। presence, sir, due to the presence of bonding in nitrogen, whereas it is not present in the phosphorus. है ना, That's why एक तो it ये भी रीजन है, और दूसरी बात बेटा ये है कि नाइट्रोजन एक बहुत छोटा एलिमेंट है ना, इसका साइज क्या बहुत छोटा है, तो छोटे एलिमेंट को अगर आप ऐसे ग्रुप में, ऐसे आप रिंग में बनाओगे, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, इनके बीच में इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इतना ज्यादा रिपल्सन होगा कि ये फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आपसे ध्यान रखना कि नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेयर एज आपका जो फास्फोरस है वो P4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये आपकी P4 की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, जैसे भी आप नोट करते हो नोट करो, और स्क्रीनशॉट लेते हो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, लेक्चर के बाद आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। done, sir. हो गया सबका? Done, sir. सबका हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, चलो देखो, अब आते हैं हम लोग एलोट्रोपी पे। किसी को पता है कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स Yes, क्या होते हैं, sir. पता है किसी को? सर बताओ बेटा। सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोलते हैं, जैसे कार्बन की डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स होती हैं। सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म को, या फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एलोट्रोपी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसी को हम लोग उसका एलोट्रोप बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलो देखो, अब सबसे ज्यादा अगर नाइट्रोजन फैमिली में अगर सबसे ज्यादा किसी के एलोट्रोप पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं फास्फोरस के। देखो कितने, पहला व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्केल्टेड फास्फोरस एंड वायलेट फास्फोरस। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये तीन ही पढ़ने हैं। ठीक है, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी से हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, बट हाँ, अगर आप याद कर सकते हो तो आप याद कर लेना। ठीक है, चलो, तो हम लोगों को बस इतना देखना था कि फास्फोरस जो है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलोट्रोप शो करता है। ठीक है, कितने? 5, और एक दो और भी होते हैं बट मैंने वहां पे लिखे नहीं है। ठीक है, तो आप हम लोगों को सिर्फ ये तीन स्टडी करने हैं, A, B एंड C। तो देखो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहली बात, इसका नाम बताओ, कोई किसे पता है इसका? इसका नाम बताओ बेटा, Ca3PO4 होल ट्वाइस, क्या नाम है इसका? किसी को पता है? चलो देखो, कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन हम लोग जब SiO2 से कराते हैं तो क्या बनता है? स्लैग बनता है, SaCiO3। ठीक है, CaSiO3 एंड P4O10, ये फास्फोरस का एक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो देखो कैल्शियम फॉस्फेट किसी को पता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट कहां पाया जाता है? ये हम लोगों की बोन्स में पाया जाता है। ठीक है, बोन्स में और टीथ में। ठीक है, हम लोगों के दांतों में और हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जब कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन हम लोग SiO2 से कराते हैं तो क्या बनाता है? CaSiO3 बनाता है एंड P4O10, यानी कि ये फास्फोरस का एक ऑक्साइड बनाता है। जब फास्फोरस के ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, जब फास्फोरस के ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है एंड P4 गैस बनाता है। देखो अभी आपने ऊपर क्या देखा कि P4 किस फॉर्म में होता है? अभी देखो, क्या आपने क्या पढ़ा? P4 किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। देखो Yes, यहाँ पे sir. देखो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? P4 AsF4 AsS4 Sb4, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में। और देखो यहाँ पे बना क्या? यहाँ पे बनी गैस। देखना, हम लोगों ने जब कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन SiO2 से कराई तो बना क्या? CaSiO3 प्लस P4O10, यानी कि फास्फोरस का एक ऑक्साइड बना। उसे हमने जब हीट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, और P4 हमें जो मिला वो गैसियस फॉर्म में मिला। आपसे ये क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा कि बताओ कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन हम लोग SiO2 से कराते हैं तो हमें जो फास्फोरस का ऑक्साइड मिलता है उसे हीट कराने पे जो फास्फोरस मिलता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है या वो गैसियस फॉर्म में होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका गैसियस फॉर्म में मिलेगा। जब आप इसे कूल करोगे, ठीक है, जब आप इसे कूल करोगे तो आपको जो फास्फोरस मिलेगा वही होगा हमारा व्हाइट फास्फोरस, या फिर हम लोग किस फॉर्म में पाया जाता है? ये व्हाइट वैक्सी सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी व्हाइट फास्फोरस ही है। बताओ, इतनी बात समझ में आई सबको?
Yes, Yes, sir. बोलो। sir. तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाइट फास्फोरस की प्रिपरेशन बताओ, तो आपको ये वाली रिएक्शन एकदम याद कर लेनी है, ठीक है। कि कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एक केमिकल है, कहां पाया जाता है, हमारी बोन्स में पाया जाता है, टीथ में हमारे पाया जाता है, ठीक है। और कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन हम लोग अगर SiO2 से कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, P2P4O10। ये क्या है, ये फास्फोरस का एक ऑक्साइड है, ठीक है, फास्फोरस का एक ऑक्साइड है। और फास्फोरस के ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, जब हीट कराते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, और P4 हमें मिलता है एज अ गैसियस फॉर्म। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। और हम लोग जब इसे कूल कराते हैं, इस गैसियस फॉर्म के P4 को हम लोग जब कूल कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, P4। और ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और कैसा होता है, व्हाइट वैक्सी सॉलिड। अब बात आती है कि रेड फास्फोरस कैसे बनता है, या फिर ब्लैक फास्फोरस कैसे बनता है, या फिर ये क्या अलग अलग फॉर्म है, बिल्कुल नहीं। जब हम लोग व्हाइट फास्फोरस को 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराते हैं तो मिलता है हम लोग को रेड फास्फोरस। और जब हम लोग व्हाइट फास्फोरस को 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराते हैं तो हमें मिलता है ब्लैक फास्फोरस। बोलो इतनी बात समझ में आया आप लोगों को। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रिएक्शन को बिल्कुल आप अपने पास लिख लो जल्दी से और याद कर लेना, ठीक है। इसे जल्दी से लिखो, नोट करो सब लोग। Done. नोट Done, करो, sir. पानी पी लेते हैं तब तक, जल्दी से नोट करो। Done, sir. Done, sir. अरे सुन लिया भाई, सुन लिया। पानी नहीं पीने दोगे तुम लोग, चलो अच्छा ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी देखो ये रिएक्शन याद कर लेना, क्योंकि अभी हम तुरंत ही आगे जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचे हम तुरंत पूछेंगे बताओ क्या रिएक्शन थी, कौन सा केमिकल लिया था, क्या मिला था, ठीक है। तो याद कर लेना अभी के अभी, ठीक है। चलो अगर इसे नोट कर लिया तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। फास्फोरस और सल्फर आपस में मिला के कुछ कंपाउंड बनाते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक है आपके पास P4S3, एक है P4S5 एंड एक है P4S10, ठीक है। P4S3, P4S5, P4S10। देखो, तो आपको ये स्ट्रक्चर क्यों याद करनी है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताओ P4S3 में कितने PP बॉन्ड है, ठीक है, एंड कितने आपके PSP बॉन्ड है। ये क्वेश्चन आपके हर रिपीटेड ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कि बताओ आपका जो P4S3 मॉलिक्यूल है उसके अंदर PP बॉन्ड कितने हैं और PSP बॉन्ड कितने हैं, जरा काउंट करके बता दो जल्दी से, सब लोग बताओ काउंट करके। Sir, PSP 6 and PP bond 0. PP बॉन्ड एक भी नहीं है, Sir, एक है. Sir, 2. 2. देखो एक तो ये PP बॉन्ड है, एक ये PP बॉन्ड है, और PSP बॉन्ड कितने हैं, देखो एक तो ये PSP बॉन्ड हो गया, एक ये PSP बॉन्ड हो गया, और एक ये PSP बॉन्ड हो गया, ठीक है। और हाँ एक ये भी तो हो गया PSP बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 PSP बॉन्ड कितने हो गए 4, और PP बॉन्ड कितने हो गए 2। बोलो बात समझ आई सबको, Yes, sir. ठीक है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर जरा साफ कर दें ताकि आप लोग अच्छे से बना लो, ठीक है। चलो देखो अब आते हैं अपने नेक्स्ट। देखो आपसे P4S3 पूछेगा, फिर पूछेगा P4S5। P4S5 की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, बता दो PP बॉन्ड कितने हैं एंड PSP बॉन्ड कितने हैं, जल्दी बता दो सब लोग। क्या आपको इसमें PP बॉन्ड दिख रहा है, No, PP sir. बॉन्ड दिख रहा है किसी को यहाँ पे, No, sir. No, sir. तो इसका मतलब नंबर ऑफ PP बॉन्ड इसमें कितने हो गए, 0. और 0. PSP बॉन्ड बता दो बेटा कितने। Sir, 6. नहीं 6. नहीं 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 6 नहीं है बेटा, 6 नहीं है, 5 है, ठीक से देखो 6 नहीं है। देखो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा सिर्फ इस वाले फास्फोरस और इस वाले फास्फोरस के बीच में सल्फर है, ठीक है। ये वाला सल्फर इसमें नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया पांचवा, ठीक है। तो 5 PSP बॉन्ड कितने हैं 5, और PP बॉन्ड कितने हैं 0, ठीक है। बोलो समझ में आई, नोट करो इसे। थर्ड देखो फिर आता है P4S10। P4S10 देखो इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फिर से बना देते हैं, ठीक है। आप लोगों के स्कूल खुले हैं अभी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों की तो आंसर वो डेट आ गई होगी एग्जाम की। Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों की बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आज मुझे, आज या तो मेरी तरफ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है या आपकी तरफ। चलो देखो, तो P4S10 जो मॉलिक्यूल है उसकी ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, P डबल बॉन्ड S, P डबल बॉन्ड S, P डबल बॉन्ड S, यानी कि एक ये वाला, ठीक है, 4 है, ठीक है। एक आपका हो गया, एक हो गया ये वाला,
एक हो गया ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये। देखो कितने एस हम लोगों ने जोड़ दिए, 1 2 3 4। अभी एस बचे कितने, 6 एस और बचे, तो यानी कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितने हो गए, 4 और 4 कितने हो गए, 8। 8 के बाद एक यहाँ पे 9 और एक यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर आप लोग सही से बना लो कॉपी में जल्दी से। ठीक है, तो आपसे बस ये जो 3 स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई है, इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पीएसपी बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो आप जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो मैं ये रेस कर रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट। बन गया स्ट्रक्चर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, आप बेटा मुझे 1 मिनट दो, मैं अपना जरा नेट चेंज कर लूं, मुझे लग रहा है मेरी तरफ नेट की कुछ इशू हो रही है। ठीक है, बस 1 मिनट में वापस आते हैं। जी सर। आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब आप लोगों की आवाज मुझे भी क्लियर आ रही है, इसका मतलब मेरी तरफ जो है नेटवर्क का कुछ इशू था इतनी देर से। चलिए ठीक है, हाँ तो स्ट्रक्चर बना ली, पहली ये, दूसरी ये, और Yes, sir. तीसरी ये वाली। ठीक है, बना ली? Yes, यस sir. सर। Sir. चलो चलो ठीक है। अब हम लोगों को व्हाइट फास्फोरस के बाद में कुछ व्हाइट फास्फोरस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोगों को पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहली बात, व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो एक टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये बात सबको पता है। किस फॉर्म में होता है? P4 फॉर्म में। P4. ठीक है, अब हम जिसका नाम लेके पूछेंगे वो हमें रिएक्शन बताएगा। ठीक है, अभी हमने जो रिएक्शन लिखवाई थी, चलो देखें कौन कौन है। दीक्षा बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर। बताओ बेटा, व्हाइट फास्फोरस हम लोगों ने कैसे बनाया, कैसे बनाया व्हाइट फास्फोरस? आशीष, Yes. अवंशिका चौहान बेटा बताओ, कृतिका आप Sir, बताओ, महक बताओ, Ca3PO4 2 plus IO2 2 CaSi4 3 plus P4O10. P4O10। P4O10 का हम लोगों ने क्या करा बेटा, बताना। P4O10 से P4 कैसे बना? Sir, heat किया. हीट किया, और P4O10 को जब आपने हीट किया, P4O10 को हीट करने के बाद क्या क्या मिला आपको? एक तो मिला कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस आपको क्या मिला? P4. Sir, P4. P4 गैस मिली। ठीक है, P4 कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, P4 क्या मिला? गैस मिला। इस P4 को हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों को P4 सॉलिड मिला, जल्दी बताओ। Sir, cool. इस P4 गैस को हम लोगों ने क्या करा? कूल किया। ठीक है, हम लोगों ने इसे कूल किया, कूल करने पे हमें क्या मिला? P4 सॉलिड मिल गया। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर रिएक्शन मतलब बताई थी आपको, पता होगी ये। ठीक है, चलो ठीक है, तो इतनी बात सबको पता है कि हाँ, जो आपका व्हाइट फास्फोरस होता है वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? P4 की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ड्रैगो रूल मतलब इसमें कोई भी हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। कितने लोगों को पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा 11th में, पढ़ा है सबने? Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन आता है सबको? सबको हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या होता है? Yes, sir. चलो चलो ठीक है, तो आप बताओ XeO F2 इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। Xe का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा इसमें? जिसे भी आंसर आता है आराम से कैलकुलेट करो और निकाल के बताओ मुझे XeO F2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। देखो बात ये है बेटा, हम आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं ताकि अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो वो आपको हम एक्सप्लेन करते हुए चले। ठीक है, पूरा चैप्टर तो Sir, ऑब्वियसली बात है, हम SP3D. आपको पी ब्लॉक पढ़ा तो पी ब्लॉक पढ़ाएंगे। कितना आ रहा है? SP3D. SP3D सबका क्या यही आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो चलो निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, Xe क्या है? इनर्ट गैस है कि नोबल गैस है? पहले तो यही बता दो मुझे। अच्छा पहले हमें एक बात Inert. बताओ, हमें ये बताओ बेटा कि नोबल गैस ठीक है, और इनर्ट गैस, ये दोनों अलग अलग है कि एक ही चीज है? एक ही है सर. Sir, एक ही है. मतलब आप ये Same. बोल रहे हो कि नोबल गैस इज इक्वल टू इनर्ट गैस?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों ने 11th में ठीक से नहीं पढ़ा है। देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन, तो नोबल गैसेस सारी हैं। ठीक है, ये सब की सब क्या है, नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस वो होती हैं जिनका ऑक्टेट कैसा हो, कंप्लीट हो। तो ये सब की सब क्या है, नोबल गैस है। इसमें कोई भी मतलब शंका वाली बात नहीं है। ये सब की सब क्या है, नोबल गैस है, नो डाउट। ये सब की सब क्या है, नोबल गैसेस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से इनर्ट गैसेस जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग की 3 है। ठीक है, स्टार्टिंग की जो 3 है यही सब अपने पास क्या है, इनर्ट है। देखो, नोबल में और इनर्ट में डिफरेंस है बेटा। नोबल गैसेस वो होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट इन सबका कंप्लीट है। ठीक है, तो ये सबके सब क्या है, नोबल गैसेस हैं। लेकिन इनर्ट का मतलब ये होता है ऐसी गैसेस जो किसी से रिएक्ट ना करें। ठीक है, इनर्ट का मतलब हुआ कि ऐसा एलिमेंट जो किसी से, तो आपको कभी भी हीलियम का कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, नियॉन का भी कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा, आर्गन का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जीनॉन के और क्रिप्टॉन के मिलेंगे। देखो, रेडॉन तो आपका रेडियो एक्टिव हो गया, इसे आप हटा दो। ठीक है, जो आपके क्रिप्टॉन और जीनॉन है, इनके आपको कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। देखो, जीनॉन का तो अभी हम लोगों ने देख लिया। जीनॉन का कंपाउंड ये है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर जीनॉन आपकी इनर्ट गैस होती तो इसका ये कंपाउंड कभी नहीं बनता। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीनॉन जो है वो इनर्ट गैस नहीं है, जीनॉन जो है नोबल गैस है। ठीक है, नोबल गैस क्या होती है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस। और इनर्ट गैस सिर्फ स्टार्टिंग की 3 है। इनर्ट गैस आर दोज जो कि किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसका मतलब आपको ना तो कभी हीलियम का कोई कंपाउंड देखने को मिलेगा, ना ही नियॉन का, ना ही आर्गन का। ठीक है, तो ये बात अपने पास चाहो तो आप अपनी नॉलेज के लिए नोट कर लो। ठीक है, हाँ, तो कई बच्चों ने बताया हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता देख लो कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग। एक्सी के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ पे एक O है, तो O हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो O ले गया। F कितने जुड़े हुए हैं, 2, यानी कि एक Fe। ठीक है, एक Fe। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड गिनो कितने, 1 2 और एक 3 सिग्मा। यहाँ पे हो गए 3 सिग्मा, प्लस लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर और एक ये 2 लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, यानी कितना आ गया 5। और 5 से क्या होता है, sp3d। बिल्कुल सही है, जिन जिन बच्चों ने ये वाला बताया sp3d, उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन आता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दे से, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। चलो देखो, तो वैसे तो P4 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, P4 के हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग ये हाइब्रिडाइजेशन को शो नहीं करता है। बट अगर फिर भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ P4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो P4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। कैसे, स्ट्रक्चर बना लो आप P4 की। अभी हम लोगों ने P4 की स्ट्रक्चर बनाई थी, बना लो फिर से। देखो, एक ये और एक ये। ठीक है, फास्फोरस के एटॉमिक नंबर बताना बेटा। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। 1s2 2s2 2p6 6 4 10, 3s2 एंड 3p2। बताओ, यही तो होगा। Yes, sir. तो यानी कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 2 इधर और 3 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा ना, 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, Yes, तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। तो इसका मतलब फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 3 बॉन्ड इसने बना लिए। देखो, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। यानी कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका है 5 में से, तो इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। ठीक, दैट मीन कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। इसने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया बॉन्डिंग में, 1 2 3। तो इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। अब जरा इसका बॉन्ड वो निकालो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 तो हो गए सिग्मा, प्लस 1 हो गया इसके पास लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना आ गया, 4। और 4 से क्या होता है, स्टीरिक नंबर 4 आता है, तो sp3। ठीक है, तो अगर आपसे P4 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप sp3 बताओगे, अदरवाइज ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि P कैरेक्टर कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन में, P कैरेक्टर कितना होता है, ध्यान रखना 75 या फिर उससे भी ज्यादा P कैरेक्टर होता है फास्फोरस का। ठीक है, फास्फोरस में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें P कैरेक्टर और भी ज्यादा होता है, 75 से भी ज्यादा इसका P कैरेक्टर होता है। देखो, टोटल जो एंगल्स होते हैं काउंट कर लेना, 60 डिग्री के जो टोटल एंगल होते हैं वो होते हैं 12, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फेसेस कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ PP बॉन्ड कितने होते हैं, 6 आपने गिन के बताए, और नंबर ऑफ रिंग कितनी होती है, 3। ठीक है,
देखो नंबर ऑफ रिंग निकालने का आपको हम एक तरीका बताते हैं, ठीक है, एक ट्रिक बताते हैं कि आप नंबर ऑफ रिंग कैसे कैलकुलेट करोगे। जरा देख के बताओ, नंबर ऑफ रिंग सबको 3 दिख रही है? Yes, sir. अच्छा, आपको नंबर ऑफ रिंग 3 दिख रही है? चलो देखो, ये तो थोड़ा सा मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर है, छोटा, आप देख के बता सकते हो, बट अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ रिंग कैलकुलेट करना तो आप क्या करना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया P4 में, है ना, तो ये हो गया अपने पास P4, ठीक है। तो P4 में अगर आपसे नंबर ऑफ रिंग पूछे तो आप क्या करो, मतलब आप इन बॉन्ड को ब्रेक करो, जितने बॉन्ड को ब्रेक करने से जो मॉलिक्यूल है वो नॉन लीनियर नॉन साइक्लिक बन रहा है। देखो अगर हम लोग एक ये वाला बॉन्ड इरेज कर दें, ठीक है, तो देखो तो क्या अभी ये वो वैसा हो गया, नॉन साइक्लिक हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, Yes, sir. अभी नहीं हुआ बेटा। देखो अभी ये वाली रिंग बन रही है, एक ये रिंग बन रही है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलो हम क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड और हटा दे रहे हैं। अब बताओ ये क्या हुआ, क्या ये नॉन साइक्लिक हुआ कि नहीं हुआ? अभी साइक्लिक है? No, sir. साइक्लिक सर, नहीं, अभी साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है, ऐसा बताओ मुझे नॉन साइक्लिक Non-cyclic. बेटा। अभी भी ये साइक्लिक है। देखो जरा ये वाला Yes, ये वाला ट्रायंगल दिख नहीं रहा सबको? ये वाला ट्रायंगल देखो, दिख रहा है? Yes, sir. यस सर, तो आप क्या करो, इस एक बॉन्ड को और हटा दो, अब जाके ये नॉन साइक्लिक हुआ, ठीक है। अब जाके ये कैसा हुआ, नॉन साइक्लिक, यानी कि हम लोगों को इसे साइक्लिक से नॉन साइक्लिक में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड इरेज करने पड़े? 3। तो इसका मतलब इसमें रिंग कितनी प्रेजेंट थी? 3, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, आप इसे चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो हम लोगों को पता चल गया नंबर ऑफ टोटल पीपी बॉन्ड इसमें कितने थे, 6। नंबर ऑफ रिंग आ गए इसमें कितनी, 6। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम CH3 के आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, CH3 की स्ट्रक्चर, ठीक है, तो CH3 में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? बताओ बेटा, CH3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 sp3। देखो CH3 का हाइब्रिडेशन देख लो सब लोग, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा से कितना होता है, sp3, है ना। तो sp3 होता है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, बताना। 109 डिग्री 109. 28 मिनट। बताओ इतनी बात सबको पता है कि नहीं पता है? यस Yes, sir. सर, है ना। अब जरा देखना हुआ क्या कि हम जब फास्फोरस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस, एक यहाँ पे फास्फोरस, एक यहाँ पे फास्फोरस और एक ऐसे बॉन्ड, ठीक है। तो होता क्या है कि फास्फोरस जो है वो एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोगों ने भी कैलकुलेट करके देखा तो sp3 ही आया था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री ना होके 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री ना होके 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब इसके इस मॉलिक्यूल के अंदर भी एंगल स्ट्रेन है, बट क्योंकि अमोनिया में क्या नाइट्रोजन क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा होता है। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। आशीष जा रहे हो भाई, तुम क्यों जा रहे हो, क्या हो गया? चलो देखो फिलहाल तो इसका मतलब क्या होता है कि P4 मॉलिक्यूल जो आपके पास है उसमें भी हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास उसमें भी एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल sp3 में क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता है, लेकिन जो हमारा ये होता है क्या कहते हैं, P4 मॉलिक्यूल, P4 में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। और आपसे रीजन पूछा जाए कि इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है एंगल स्ट्रेन, ठीक है। आपसे सीधे यही पूछा जाएगा कि बताओ क्या रीजन है कि जो P4 मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री ना होके 60 डिग्री होता है, ठीक है। उसका रीजन है एंगल स्ट्रेन। चलो देखो आगे लिखा हुआ है, हेंस P4 जो आपका व्हाइट फास्फोरस है वो इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि इसका क्या होता है, पी कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए बॉन्ड जो है वीक हो जाता है और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो सब लोग जल्दी से। Done, sir. हो गया Done, सबका? sir. No, sir. ठीक है बेटा। चलो देखो यहां से देखो, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि एक तो एंगल स्ट्रेन जो होता है उसकी वजह से, ठीक है, और इसकी एक जो होती है पी कैरेक्टर बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाता है, अरे यार एक तो बेटा एक सेकंड रुकना जरा। चलो आज थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो देखो लिखा हुआ है ओनली व्हाइट फास्फोरस इज सॉल्युबल इन CH2, ठीक है। सिर्फ व्हाइट फास्फोरस होता है, उसी को आप कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल कर सकते हो, ठीक है। बेंजीन में सॉल्युबल कर सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी आप इसे सॉल्युबल कर सकते हो। लेकिन लिखा हुआ है इट इज ओनली P4 फॉर्म विच रिएक्ट विद एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, कोई बताएगा एल्कली क्या होते हैं? बताओ बेटा एल्कली क्या होता है?
सर जिनके बेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, जिनके बेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। CH3 नहीं बेटा पूछा है, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। ठीक है पायल, आप बेटा कह रहे हो ना सर हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगा, तो sp2 आप CH3 का बता रहे हो, मैंने CH4 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। ठीक है Okay, sir. अनिश कह रहा है शाबाश, एवरीवन से शाबाश। क्या हो गया अनिश? रोहित कह रहे हैं प्रीवियस स्लाइड दिखाइए, बेटा भी दिखाते हैं। देखो इससे पहले वाली स्लाइड देख लो। अनिश बेटा तुम्हें मजे आ रहे हैं क्लास में? ये प्रीवियस स्लाइड थी। ठीक है, और इसके बाद की जो स्लाइड है वो है ये वाली। ठीक है तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका जो P4 मॉलिक्यूल होता है वही सिर्फ एल्कली से रिएक्शन करता है। एल्कली का मतलब होता है जिनके एल्कली मतलब जिनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप P4 की रिएक्शन NaOH से कराओगे तो क्या करेगा, फॉस्फीन गैस बना लेगा और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जल्दी से। Done, sir. ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है देखो इसमें क्या कह रहा है कि NH3 की रिएक्शन हम लोग एक बार क्या करा रहे हैं, HF से करा रहे हैं। NH3 की रिएक्शन HCl से करा रहे हैं, NH3 की HBr से, NH3 की HI से करा रहे हैं। तो पहली वाले में क्या जो आपका रेट कांस्टेंट है वो K1 है, दूसरे में K2 है, K3 K4। आपको बताना है क्या ऑर्डर होगा K1 K2 K3 K4 का। चलो चलो सब लोग बताओ, जल्दी से दिमाग का यूज करो, बताओ ऑर्डर बताओ सब लोग। K1 K2 K3 K4 का ऑर्डर बताओ। सबको आवाज आ रही है बेटा? Yes. बताओ बेटा ऑर्डर बताओ, किसी को पता है ऑर्डर? एक तो मेरा पेन नहीं चल रहा है, क्या इशू हो गया? देखो तन्वी बेटा बता रही सेम होगा। ठीक है कोई बता सकता है? देखो मेरा बेटा पेन नहीं यूज हो रहा है ना, ये देखो चला रहा है, चल नहीं रहा है, पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है तो आप लोग इसका ऑर्डर मुझे लिख के दिखाओ जल्दी से। देखो हम क्या कह रहे हैं कि NH3 की रिएक्शन हमने किससे कराई, HF से कराई, तो हमारे पास मॉलिक्यूल बना NH4F। फिर हम लोगों ने NH3 अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराई, अमोनिया की रिएक्शन HBr से कराई, अमोनिया की रिएक्शन HI से कराई। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो अपने पास था K1 K2 K3 K4, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा रेट कांस्टेंट कौन सा होगा। मतलब ये हुआ रेट कांस्टेंट सबसे ज्यादा होने का कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सबसे जल्दी हो जाएगी। जल्दी बताओ सबसे जल्दी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? सर K1 वाली। बताओ Sir, बेटा किसी को K1. पता है? सर K1। देखो एक तो पेन ही नहीं चल रहा है, चलो एक सेकंड देखते हैं। देखो अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे आई मॉलिक्यूल कैसा है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है कि नहीं है? तो आयोडीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा कि आयोडीन और फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा? बताओ सब जल्दी बताओ सब लोग। हाइड्रोजन और आयोडीन का। नहीं है, आयोडीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ब्रेक। देवेश बता रहा है K1 इज ग्रेटर देन K2 K3 K4। देवेश आपका आंसर बेटा गलत है। ठीक है देखो रेट ये जो रेट कांस्टेंट है इनके ज्यादा होने से मतलब है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। ठीक है कौन सी रिएक्शन इनमें से जल्दी हो जाएगी, और रिएक्शन जल्दी होने से मतलब क्या है, रिएक्शन जल्दी होने से मतलब है कि जो बॉन्ड बड़ा होगा, जो बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो HF देखो फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है, ठीक है ना। और दूसरी बात फ्लोरीन जो है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो इसका मतलब आप इसके बॉन्ड को बहुत ही इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे। वेयर एज फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन थोड़ा बड़ा आइटम है ना। अभी पेन मेरा अगर चल रहा हो तो मैं आपको बना के दिखाता, बट ये हो नहीं रहा है कुछ। चलो फाइनली चल गया पेन। अब देखो मैं क्या कह रहा था, चलो सब लोग देखो
देखो हम ये बोल रहे थे कि अगर आप HF की बात करो, ठीक है, और अगर आप HCl की बात करो, ये HF हो गया, HCl हो गया, अगर आप HBr की बात करो और अगर आप HI की बात करो, अगर आप HI की बात करो, तो आयोडीन क्योंकि सबसे बड़ा एटम है ना, आयोडीन सबसे बड़ा एटम है, तो इसका बॉन्ड भी क्या होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और अगर बॉन्ड जितना बड़ा होगा उसे आप इजीली ब्रेक कर पाओगे। इसे भी आपको ब्रेक करना है, इसे भी ब्रेक करना है, इसे ब्रेक करना है। इसका मतलब सबसे अगर देर में कोई बॉन्ड टूटेगा तो कौन सा टूटेगा, HF वाला। यानी कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, देन अपने पास HCl की आएगी, फिर आएगी अपने पास HBr की, और सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो होगी अपने पास HI की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। बोलो। Yes, sir. तन्वी बता रही K4 K3 K2 K1, बिल्कुल सही है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा K4, ठीक है, वो होगा K4 K3 K2 K1, यानी कि सबसे ज्यादा रेट कांस्टेंट कौन सा होगा, K4। K4 का मतलब ये वाला, क्योंकि देखो ना आप यहाँ पे HI बॉन्ड है, तो HI बॉन्ड जब आप ब्रेक करोगे तो आयोडीन का बॉन्ड सबसे बड़ा है, तो सबसे आसानी से ब्रेक होगा, और सबसे आसानी से ब्रेक होगा इसका मतलब रिएक्शन भी क्या होगा, सबसे फास्ट होगी, यानी कि ये वाली रिएक्शन सबसे फास्ट, देन उसके बाद ये, फिर ये, और सबसे स्लो रिएक्शन होगी ये वाली NH3 की रिएक्शन जब HF से कराओगे, क्योंकि HF जो है वो एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आई, ये वाला क्वेश्चन सबको आया कि नहीं आया, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन सर। हो गया, ठीक है। Yes, sir. चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कह रहा है कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे NH3 के लिए, ठीक है। आपके पास 3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ H2SO4, एक दिया हुआ P2O5, एक दिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता दो बेटा, कितने लोगों को पता है डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, सर which absorbs the water. है ना। हाँ मतलब डिहाइड्रेशन का वैसे तो मतलब है जो वाटर को निकाल दे, जैसा अगर कहते नहीं है कि जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेट का मतलब क्या, पानी की कमी हो जाना, है ना, वाटर का एलिमिनेशन, और जो एब्जॉर्ब कर ले वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है यूज करेंगे NH3 के लिए। कौन कौन सा दिया हुआ है, एक आपको H2SO4 दिया, एक आपको P2O5 दिया, और एक आपको दिया हुआ है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आंसर आ रहा है H2SO4। देखो बेटा H2SO4 आंसर अगर आप बता रहे हो तो H2SO4 गलत आंसर है, ठीक है। H2SO4 जो है आपका गलत आंसर है, क्यों है, देखो जब आप NH3 की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तो ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस इक्वेशन हो जाएगी। देखो एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, पता है कि नहीं पता है आपको, तन्वी कह रही है Yes sir. देखो एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट रिएक्शन करती है बेटा। तो ये वाला तो क्या करेगा, ये आपस में रिएक्ट करेगा, और यहाँ से क्या होगा, देखो अच्छा एक बात पहले समझो, कह रहा कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे किसके लिए, NH3 के लिए। इसका मतलब जो आप NH3 आप ले रहे हो, सुनो मेरी बात, आप जो NH3 ले रहे हो वो कैसा NH3 ले रहे हो, एक्वस NH3 ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। इसका मतलब जो आप NH3 यूज करोगे उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्वस आपको मिलेगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्वस आप प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, तभी तो हम लोग उसे वाटर को सोखने की बात कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, वाटर मिला हुआ होगा। तो हम कह रहे हैं ये भी, ये वाला जो NH3 इसमें भी वाटर मिला, ये वाला NH3 इसमें भी वाटर मिला, ये वाला NH3 इसमें भी वाटर मिला है। तो अगर आप NH3 की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे तो ये होता है एसिड है, ये बेस है, तुरंत रिएक्शन कर जाएंगे, कोई वाटर वाटर नहीं सोखेगा, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप NH3 की रिएक्शन P2O5 से कराओगे तो ये भी आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और ये वाला प्रोडक्ट बना लेंगे, ये वाला प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। बट अगर आपने NH3 की रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराया तो NH3 भी क्या आपके पास बेस, और CaOH का होल ट्वाइस भी क्या अपने पास बेस, और बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है, ये वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि क्या रीजन है, बिकॉज दो बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा आप इसे 100% करके लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ इनमें से कौन सा हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे, कौन सा हम लोग यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो क्वेश्चन बहुत तेजी में। आंसर सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। देखो अगर इतना नोट हो गया तो आगे वाला क्वेश्चन देखो। अब क्या कह रहा है, हम लोग कंपाउंड देखेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। मतलब क्या कि नाइट्रोजन की हम लोग बॉन्डिंग कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, फास्फोरस की बॉन्डिंग कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आर्सेनिक की कराएंगे, एंटीमनी की कराएंगे और बिस्मथ की कराएंगे। और उस केस में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी जो है CaOH का होल ट्वाइस, बहुत सारे बच्चे, कृतिका बता रही है, नंदिनी बता रही है, ठीक है, और दीक्षा बता रही है P2O5 बेटा नहीं होगा, ठीक है। P2O5 एसिड है, और एसिड बेस जो है वो सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप। तो चलो देखो, तो होता क्या है कि जो NH3 है, ठीक है, NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है 107 डिग्री। NH3 का किसी को हाइब्रिडेशन पता है, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बेटा बताओ,
NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगा बेटा, sp2 देखो इधर NH3 की स्ट्रक्चर देख लो। चलो ये पेन चेंज करते हैं पहले तो। sp3 किसने बताया बेटा, क्या नाम है आपका? सुनंदिनी। ठीक है, देखो sp3 जो है वो सही आंसर इसका। देखो कैसे, जब आप नाइट्रोजन बनाओगे तो एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया ये, और इसके बाद एक लोन पेयर भी तो है। तो कैसे कैसे पता लोन पेयर? देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 7. 7। तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग? 1s2 2s2 एंड 2p4 होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर हम इसे लिखेंगे, नहीं ये तो सॉरी 2p3 है ना, क्योंकि 7 होते हैं ना, तो 2 2 4 और 3 7। तो अगर हम 7 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2,5। इसका मतलब नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा, इस वाले बॉन्ड में यूज कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में यूज कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया इस वाले बॉन्ड में। तो 5 में से अगर इसने तीन बॉन्ड यूज कर लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। वही हमारा 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक पेयर बन गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कैसे निकालते हैं हम लोग? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3। देखो 1 2 3। सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा एक चीज देखो सारा, एक सब लोग देखो, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एंड कार्बन कार्बन अपने पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? बताओ सब लोग। 1। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1. 1। और इसमें भी सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1। इसमें 1 सिग्मा है और 1 पाई है, इसमें 1 सिग्मा है और 2 पाई है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है ठीक है। तो देखो, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड हो गया 3 और लोन पेयर हो गया अपने पास कितना? 1। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। अगर स्टीरिक नंबर, ये एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, स्टीरिक नंबर होता है। स्टीरिक नंबर अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है अपने पास? sp3। ठीक है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए? बताओ बेटा। 07 हाइब्रिडाइजेशन अगर डिग्री। sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता, ये नहीं होता है ना। sp3 देखो, अगर कार्बन sp3 होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। बट एक्चुअल में नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल नहीं होता है ये। क्यों नहीं होता है? एक्चुअल में नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल होता है कितना है? एक्चुअल में होता है 107 डिग्री। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इस लोन पेयर की वजह से। ये जो आप लोन पेयर देख रहे हो, तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है उस वजह से ये एंगल जो है कम हो जाता है। देखो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ होता है? लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। ठीक है, फिर बॉन्ड और पर सबसे कम किसमें होता है? बॉन्ड पेयर पेयर एंड एंड बॉन्ड बॉन्ड पेयर। पेयर। बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन कौन सा लग रहा है? लोन पे लग रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे ये वाला इफेक्ट लग रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है, उस रिपल्सन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ? बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था? 1029 वो सॉरी 109 मिनट 28 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे है हो कितना गया? 107 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है, इनके आपको बॉन्ड एंगल याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर अगर आप फिर भी आप करना चाहते हो आप कर लेना। ठीक है, तो जो आपका NH3 है, NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है 107, PS3 का होता है 92 डिग्री, एंड ऐसे ASH3 का होता है, और SBH3 और BIH3 इनका होता है 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। अच्छा ये देखो, ये आप लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टी है, वैसे तो पढ़ाने लिखने की जरूरत नहीं थी बट मैंने लिख दी। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है? लुईस बेसिसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। इसमें सिर्फ इसमें, ठीक है, सब में नहीं होता, ये इसी के लिए लिखा हुआ है। एंगल क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएगा, हाइब्रिडेशन डिक्रीज हो जाएगा, बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया अपना प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जरा देखो, अब बात करते हैं आयुपैक नेम की। तो अगर कहीं पे भी NH3 लिखा हुआ आएगा तो NH3 को आप क्या बोलोगे? एजेन। PS3 को आप बोलोगे फॉस्फेन, और ASH3 को हम लोग बोलेंगे अर्सेन, SBH3 को बोलेंगे स्टिबेन, एंड BIH3 को बोलेंगे बिस्मथेन। ठीक है, तो बस आप यहां तक का, इस वाली स्लाइड तक का सब लोग नोट कर लो। ठीक है, इसके आगे का जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो सब लोग। और आपके आज वाले जो भी Done, नोट्स sir. हैं ये आपकी ड्राइव में, ठीक है बेटा, तो आपके जो भी नोट्स हैं ये आपकी मैं ड्राइव में डाल दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना और अच्छे अच्छे फेयर नोट्स बनाओ। ठीक है, जितना भी हमने लिखवाया, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट थ्योरी नहीं लिखवाई गई है, तो जितना भी यहाँ पे आपकी चीज नोट है वो आप नोट कर लेना अच्छे से। बाकी इसके कल क्वेश्चन लगाएंगे और हम लोग कल ही जो है 16 ग्रुप पढ़ेंगे और उसे फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, बाय बाय। Good night, sir. Thank you, Good sir. night, Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, बाय sir. बेटा।